हेलो बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। समय को ना बर्बाद करते हुए एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज के सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इस पर हमें आज की इस क्लास में बातचीत करनी है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक बार हम एक शॉर्ट रिविजन भी आपको इस कंठस्थ सीरीज के अंतर्गत जरूर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पोर्शन में क्या डिस्कस करना है जरा गौर से सुनिए। ये वीडियो आपके लिए जरूरी क्यों है और किस तरह के बच्चे के लिए जरूरी है। अगर कोई भी बच्चा अपना पूरा कंप्लीट रिवीजन कर चुका है तो उसके लिए भी जरूरी है, और अगर कोई शुरुआती दौर में है तो उसे भी ये पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि हमें कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप प्रायोरिटी देंगे, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, और एनसीईआरटी की वो कौन सी लाइन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या एनसीईआरटी का योगदान हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इस पर हम विचार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर आपके साथ करेंगे, इस पे कुछ खास बात। देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमें मेनली बातचीत करनी है उसी पर विचार करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, या केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस महज केवल एक सवाल ये आएगा। वह सवाल क्या आएगा, जरा गौर करिएगा। वह सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, यह एक स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी का चेंज होता है, वो अलग बात है। हम लोग सीधा आते हैं, पहले पेज से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, सेकंड पेज पर आते हैं। एक बेसिक सी बात आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर की शुरुआत हमारे क्लास 10th में एक चैप्टर आया था, रिडॉक्स रिएक्शन। वहां से इसकी नींव रखी गई, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन से इसकी उत्पत्ति हुई। क्लास 11th का जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन, वहां पर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया गया। वहीं से अगर देखें तो लास्ट वाले पोर्शन में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में, डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट कंसीडर कराया गया था। वो जो डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट क्लास 11th में सॉल्ट ब्रिज वाला फंक्शन पढ़ाया गया था, वहां से इस चैप्टर को हम रिलेट करते हैं। यहां पर जो पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, यानी कि इसमें डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल जो वोल्टेइक सेल का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहां से ही आता है, ये जो देख रहे हो ई एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट है और एक में 1.1 से ज्यादा है। ये तीनों केसेस आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर मान लो 1.1 वोल्ट है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, ऐसा केस में केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, करंट का कोई भी फ्लो नहीं पाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये 1.1 से कम हो जाता है तो ऐसी केस में क्या होगा कि जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दिखाई जाएगी, ठीक है। और तीसरी केस में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी कि सेकंड पेज पर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नीचे और आगे चलते हैं। हाफ सेल रिडॉक्स कपल, ये डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता कि आप इसके बारे में कुछ बताएं, ऐसा लिखें, लेकिन हाँ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आपने पढ़ा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं बेटा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये आपको मालूम होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आप डबल लाइन बनाते हुए एक साइड में क्या लिखते थे, कैथोड लिखते थे, एक साइड में एनोड वाला रिएक्शन लिखते थे। वो जो कंडीशन आपने पढ़ी है वो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उसी कंडीशन के बेसिस पर आप आगे की बात करेंगे। दूसरा नंबर पे आपको ये पीछे वाले से एक बात ये मालूम होनी चाहिए, ये यहां से ये जो सॉल्ट ब्रिज हम लगाते हैं ये किस चीज का होता है, और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इसका फंक्शन होता है। और सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पिछली साल भी सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन आया हुआ था। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किसी डैनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड
ईएमएफ ऑफ द सेल यानी कि ई नॉट सेल के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम कैसे निकालते हैं ई नॉट सेल। अगर हमें कहीं फाइंड आउट करना होता है तो हम ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट आप पढ़ते थे, यानी कि पोटेंशियल राइट साइड में क्या है और लेफ्ट साइड में क्या है। आप कहते थे कैथोड माइनस एनोड कहते थे, आप रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कहते थे। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे, ये देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है, ठीक है। हमने इधर क्या लिया, Cu से Cu2+, ये क्या है, यह हमारा ऑक्सीडेशन है, और Ag+ से Ag ये क्या है, रिडक्शन है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो जब भी हम अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं यहाँ पर, तो हम ई सेल या ई नॉट सेल जब फाइंड आउट करते हैं तो इसको पहले लिखते हैं, यानी कि राइट माइनस लेफ्ट। इसका मतलब इसका पोटेंशियल पहले लिखते थे, इसका बाद में लिखते थे, दोनों को सॉल्व कर लेते थे, हमें ई नॉट सेल मिल जाता था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां से कोई खास ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना है। ये देखिए कहा यह गया कि ये जो ई नॉट लिखा गया ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्टैंडर्ड और नॉर्मल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल की बात करते हैं, और ई नॉट आर माइनस जीरो यानी कि लेफ्ट वाले को हमने जीरो लिया तो ये ई नॉट आर कहलाएगा। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें कहीं पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है तो हम ई नॉट आर मतलब ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यानी राइट साइड वाले का पोटेंशियल माइनस लेफ्ट साइड वाले का पोटेंशियल, या दूसरे संदर्भ में आप कहेंगे तो राइट साइड में क्या हो रहा था, राइट साइड में आपका रिडक्शन है तो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन का पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल। या फिर दूसरे टर्म्स में आप ये भी कह सकते हैं कि रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड भी आप लिख सकते हैं, यानी उसका पोटेंशियल आपको दिया हो तो उसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको किसी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ मिल जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा एमसीक्यू में तो वो यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए आप सतर्क हो जाएं और इस प्रोसेस को आप जरूर यूज करें। अब कुछ लोगों का कहना यह रहता है कि सर क्या हम वो जो चार्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला उससे देखकर हम सॉल्व करेंगे? नहीं, वो आपको दिया रहता है Cu2+ से Cu की वैल्यू क्या है, उसके बाद Zn से Zn2+ की वैल्यू क्या है, तो वो आपको दिया रहेगा और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है Zn+ Cu2+ Zn2+ Cu, ये दिया गया है ना। अब हम ईएमएफ अगर इसका निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालते हैं तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट एल करेंगे लेफ्ट। अब राइट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, Zn से Zn2+, फिर डबल लाइन आप जो सॉल्ट ब्रिज वाली बनाते थे, उसके बाद Cu2+ से Cu। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में क्या है, रिडक्शन है, लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीडेशन। अब सब ओरली समझना होगा, मैं लिखूंगा नहीं कुछ। इसका मतलब रिडक्शन वाले की वैल्यू 0.34 दी गई, ऑक्सीडेशन वाले की -0.76 दी गई, तो हम सॉल्व किए तो 1.10 वोल्ट आया। यह स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया। किसी सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इस तरह से हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना सीख गए, ठीक है। ये पूरा 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसे जरूर करिएगा। देखिए इसमें जो 3 क्वेश्चन है इसके भी एग्जाम्स में आने की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी आप रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा अगला टॉपिक है। ये बात आप जानिए, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इनके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी एक रफली आप रिवाइज कर लीजिएगा। आए हैं 1-2 बार आए हैं, बहुत बार नहीं आए। ये नेक्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें जितना भी कहें वो उतना ही कम है। और नेक्स्ट इक्वेशन में ये सब टीम टाम जो भी नए बच्चे हैं वो करने से घबरा रहे होंगे, वो परेशान मत हो, ठीक है। एक बात याद रखिए, 1 फैराडे की वैल्यू 96487 कूलाम पर मोल होती है, ठीक है। 96487 कूलाम पर मोल, ये फैराडे कांस्टेंट 1F की वैल्यू होती है, तो आप इसे याद रखें। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 है, लेकिन ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। अब अगर आप लीटर एटीएम इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन मोल इनवर्स कंसीडर करेंगे तो 0.0821 हो जाती है। और अगर आप किलो जूल में लेंगे तो 10 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करते थे -3 से, तो वो आपका अगला केस हो जाएगा। अब ये तो आपका चार्ट हो गया, इसमें आपको वैल्यूज दी गई हैं। ये चार्ट एग्जाम में नहीं मिलता है कि आपको वहां से कुछ ऐसा करना पड़ जाए, आप सीधा चले आइए यहाँ पर। ये इक्वेशन देख पा रहे हैं, ये कह रहा है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/2 जो लिखा है इसकी जगह पर हम n लिखते हैं,
ठीक है, अपान एन लॉग ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। यानी कि अगर हमें कभी इस इक्वेशन के अंतिम अवस्था तक पहुंचनी है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। यानी कि यहां से अगर हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में नष्ट इक्वेशन निकालना हो तो नष्ट इक्वेशन निकालने का जो तरीका है वो तरीका आप ये लगाइए, ये आपका मेनली फॉर्मूला होता है। यहां पर हम एन लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल देखो बेटा ये कैसे निकलेगा, अभी हमने तरीका बताया। ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर दोगे तो वहां से ई नॉट सेल निकल जाएगा। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये 2 जो लिखा है इस 2 की जगह पर एनएफ लिखते हैं। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एफ मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट, एल है ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू होगी, ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन, ये रिडक्शन की। अब एक बहुत बात ध्यान ये रखनी है कि Ag प्लस का जो 2 लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर 2Ag प्लस से 2Ag बन रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया गया है दोनों केस में। तो ये जो 2 नंबर ऑफ मोल्स जो स्टोइकियोमेट्री जिसे बोलते हैं ये हमेशा पावर में चली जाती है। यही गलती ना हो, पिछली साल ये क्वेश्चन ऐसा ही एक एग्जाम में आया था और बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत किए क्योंकि वो पावर लगाना भूल गए थे। ये जो नंबर ऑफ मोल है ये पावर में चला जाएगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आर टी एन एफ, हमने कहा कि यहां पर n को वैसे ही रहने दो, आर टी अपान एफ की वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.059, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा उसे समझ लीजिए। इसको हम जब कभी भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदलता है और कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए ये जो आपको दिखाया हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन और रिडक्शन की कंसंट्रेशन वो आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, उसको यहां पर प्लेस करना है। और ये ln था, ln को log में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये 0.059 हो गया। आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, इससे आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। ठीक है, इसको याद रखिए। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहा है उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके प्लेस करना होगा। देखिए ये एक बड़ा प्यारा सवाल आ गया, एग्जाम्पल 2.1। एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जरा गौर करिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई हर बार 3 नंबर में पूछता है, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन नष्ट इक्वेशन से आना ही आना है। तो आप मतलब इसमें अगर आप सोच रहे हो कि हम नष्ट इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नष्ट इक्वेशन का क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम हो नहीं पाएगा। तो ये जरा गौर करिएगा। इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि Ag mg प्लस 2Ag प्लस mg2 प्लस प्लस Ag, हम ये देख पा रहे हैं कि mg से mg2 प्लस बन रहा है, इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। Ag प्लस से Ag हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया बेटा। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, ई नॉट सेल यानी जो नेक्स्ट इक्वेशन की केस में आपको बताया जा रहा है वो आपको गिवन है। तो अगर ई नॉट सेल की वैल्यू ये देखो 3.17 दी गई है, आपको करना नहीं अलग से। हमने क्या कहा, हमने फॉर्मूले पर आते हैं। ये फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये इनका फॉर्मूला हो गया। हम तो अपने फॉर्मूले पर आते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने कहा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। केसी का मतलब ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, और हमें पता है कि बड़े ब्रैकेट में अगर किसी चीज को आप लिखते हो तो इसका मतलब वो कंसंट्रेशन हो गया। अब देखो ई नॉट सेल आपको गिवन था 3.17, प्लेस कर दिया 0.059 अपान 2, ये n की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया। कहें कैसे, कहें mg से mg2 प्लस हो रहा है तो कितने का चेंज है, 2 का। Ag प्लस से Ag हो रहा है तो 1 का चेंज है, लेकिन जब हमने इसको बैलेंस कर दिया तो 2Ag प्लस से 2Ag हो रहा है तो वहां पर भी 2 का चेंज है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी 2 आ गई। लॉग लगा रहने दिया। ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन करना था,
तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी है जरा देखना, Mg से Mg2+ हो रहा है, तो ये जो वैल्यू आपको दी गई ये किसकी है, ऑक्सीडेशन की, तो 0.130 सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद कहा गया रिडक्शन की बात हम करेंगे, तो रिडक्शन किसका है, Ag+ का, इसकी वैल्यू क्या दी गई 0.0001, तो 0.0001 हमने प्लेस किया, यहां पर स्क्वायर लगा था, ये ना देखो ये स्क्वायर क्यों लगा था, क्योंकि इसके आगे नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, तो इसलिए ये स्क्वायर यहां लगाना जरूरी हो गया, इसलिए यहां पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब जब इसको सॉल्व किए तो 2.96 वोल्ट ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसी सवाल में बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 दिया है, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 नहीं दिया होता, 19 नहीं दिया होता, तो हम क्या करते, हम ई नॉट सेल निकालते, और कैसे निकालते, ऐसे, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हम जानते हैं कैथोड मतलब रिडक्शन और एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। अब ऐसी सिचुएशन में रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया होता और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया होता, तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब Ag+ से जो Ag बन रहा है उसकी वैल्यू हमें दी होती, नोन होती, और Mg से जो Mg2+ हो रहा है उसकी भी वैल्यू नोन होती, और हम इसको पुट करते और यहां से ई नॉट सेल निकालते, और निकालने के बाद यहां प्लेस करते, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का फिक्स है, आना ही आना है, इसमें संशय का विषय नहीं है, ना ही कोई बहाना है, इसलिए इसको पढ़ के आपको एग्जाम देने जाना है। इस 3 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए बताया गया ई सेल, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग केसी, यही पढ़े थे ना, लॉग ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन है उसको हम केसी लिख सकते हैं बेटा। तो हमने कहा कि जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है उसे हम 0 कंसीडर करते हैं। तो जब हमने उसको 0 कंसीडर कर लिया तो ये ई नॉट सेल माइनस पूरा का पूरा वही रहा, ये ई नॉट सेल इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आप लिखते माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये फैक्टर हो गया। अब उस माइनस को हमने इधर लगा दिया। ओवरऑल जब हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिला कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू एन एफ। यहां पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बना ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपान एन लॉग के सी, ये हमारा ई नॉट सेल का फॉर्मूला हो गया। यानी कि हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमने इसके पहले भी बताया है, तो हम ये पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे जरा देखो, इसका फॉर्मूला लास्ट स्टेप में पहुंचने पर आया था, लॉग के सी इज इक्वल टू एन इंटू ई नॉट सेल अपान 0.059, ये हमारे पास ये आंसर मिला। तो हमने कहा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये हमें ओवरऑल लास्ट में केसी की वैल्यू मिल जाती है। तो केसी अगर निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, आंसर पाएंगे। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, 0.059 नोन है ही, वो तो एक न्यूमरल है। अब आप इसे प्लेस कर देंगे तो आपको यहां से केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। यह क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में आता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। और खास बात इसकी एक और है कि यह क्वेश्चन तो केसी निकालने का हो गया, और हम इससे और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली बात भी आपसे डिस्कस करेंगे कि अगली बात क्या आ सकती है एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन 2.2 देखिए कितना प्यारा सवाल है, लॉग के सी इज इक्वल टू 0.46, ये ई नॉट सेल है, इंटू 2 का मतलब Cu से Cu2 प्लस 2Ag प्लस से 2Ag, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 2। आपने सॉल्व कर लिया, केसी की वैल्यू निकालने के लिए आपने इस टर्म का एंटी लॉग निकाल लिया, आपको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम केसी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अगर गिब्स एनर्जी की बात करते हैं कि किसी सिस्टम की गिब्स एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला बताया गया। अब उसके फॉर्मूले पर अगर हम विचार करें तो जरा गौर करिएगा, उसका फॉर्मूला यह दिया गया कि डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, यानी कि अगर केवल गिब्स एनर्जी निकालनी है। यहां पर एक बड़ी सिचुएशन खराब होती है, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, अगर केवल गिब्स एनर्जी निकालनी है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा आर जी, आर जी का मतलब किसी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी निकालनी है तो माइनस एन एफ ई सेल लगाओगे, इसमें ई नॉट सेल का यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा आर जी नॉट, यानी कि अगर हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है तब ये फॉर्मूला लगाओगे। डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। देखिए ई नॉट सेल आरजी नॉट के साथ लगेगा और ई सेल कहां लगेगा? आरजी के साथ लगेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब कि जो आपने नस्ट इक्वेशन से ई सेल निकाला है, अगर उस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको केवल गिब्स एनर्जी मिलेगी। और अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल पुट करेंगे तो वहां से आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मिलेगी। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और ये थर्ड फॉर्मूला जो सबसे नीचे लिखा गया है, ये भी किसका फॉर्मूला है? ये भी फॉर्मूला स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का ही है। तो यहां पर लिखा गया डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। माइनस आर टी एल एन के सी ये क्या बताता है, जरा इसको गौर करिएगा। इसको कहने का मतलब आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एल एन लॉग बेस ई को बोलते हैं, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अगर मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपको पता हो जाए, के सी पता हो जाए, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो आप गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हो। अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि मान लीजिए किसी केस में लॉग के सी आपने निकाल लिया, लॉग केसी की वैल्यू अगर आपको पता हो गई तो उस लॉग केसी को सीधा यहां पुट कर दीजिए तो आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, लॉग केसी की वैल्यू पता हो गई, उसको आप यहां पुट कर दीजिए, लेकिन उसको पुट करते समय 2.303 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यह ln है तो आप इसे लॉग में पहले कन्वर्ट करेंगे तभी तो पुट कर पाएंगे। तो ये आपका दूसरा केस बन जाएगा। अब एक 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा एग्जाम में आया, जरा उसको सुनना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे आया? 5 नंबर का वो बड़ा प्यारा सा सवाल ये था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ई नॉट सेल निकालना होगा, फिर ई सेल निकालना होगा, फिर उसके बाद आप आएंगे, आपसे कहेगा केसी निकालिए यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा, और उस लॉग केसी जो केसी आप निकालोगे उसके एक स्टेप ऊपर जो लॉग केसी की वैल्यू होगी, उस लॉग केसी की वैल्यू ले आकर यहां पुट कर दोगे तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा आरजी नॉट निकल जाएगा। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 चीजें आपको निकालने के लिए पूछ लिया। तो आप यह जब क्वेश्चन आएगा तो यह 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रखना। और 5 नंबर में 4 ही बात नहीं पूछेगा, लास्ट में अगर पूछ लिया कि गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दोनों निकालिए, तो गिब्स एनर्जी में जो नस्ट इक्वेशन से ई सेल निकला है उसको पुट कर दोगे तो गिब्स एनर्जी निकल जाएगी, है ना। और अगर आपने ई नॉट सेल को पुट कर दिया तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकल जाएगी, या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालने के लिए यहां से लॉग केसी की वैल्यू सीधा पुट कर दोगे तो ये वाले फॉर्मूले से आप स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकाल लोगे, तो एंटी लॉग वाला झंझट भी खत्म हो जाएगा। वहां भले ही एंटी लॉग सॉल्व करना पड़े, लेकिन फिर दोबारा यहां पर हमें उस वैल्यू को नहीं पुट करनी होगी, लॉग केसी डायरेक्ट पुट करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे पढ़ सकते हैं। महज केवल इस पूरे पोर्शन के दौरान जो सबसे जरूरी बात है कि हमें यह ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा है या गिब्स एनर्जी पूछा है। एक दफा यह सवाल आया था बोर्ड में, बच्चों ने गलत किया, और गलत करने का पीछे जो कारण था कि बोर्ड में केवल गिब्स एनर्जी पूछा था और बच्चों ने स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लगा करके ई नॉट सेल वैल्यू पुट करके स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकाल ली, तो आंसर गलत हो गया। तो इसलिए ये हमें बेटा ध्यान रखनी है कि ऐसी गलती ना हो। एग्जाम्पल 2.3 पर आइए, देखिए यहां पर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा दिया कि Zn से Zn2 प्लस Cu2 प्लस से Cu बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में डेल्टा आरजी नॉट यानी कि आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है, तो क्या करोगे? माइनस एन एफ ई नॉट सेल जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो माइनस एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है ट्रांसफर्ड, 2, फैराडे कांस्टेंट 96487 रख दिया। वैसे तो हम जनरली 96500 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ 487 दिया गया था, अगर नहीं दिया जाता तो नहीं रखते। अब हम कहते हैं कि ये 1.1 वोल्ट ये ई नॉट सेल की वैल्यू है, कहे इसमें तो कहीं नहीं दिया गया तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उस ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको निकाल लेंगे। यहाँ जूल पर में मोल में था, इसको हमने केजी पर मोल में कन्वर्ट कर दिया यानी किलो जूल पर मोल में। तो ये तो इसकी कहानी थी। ये जो इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, जानदार से सवाल हैं,
पूछे भी जा चुके हैं, और ये 25 और 26 तो बहुत बार आया है, इसलिए 25 और 26 पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इंटेक्स के ये दोनों क्वेश्चन भी आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। ये एक पार्ट यहां से आपका खत्म हो गया, यानी कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत बेटा, उसमें टोटल 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए उस पोर्शन को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके रखें। यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन, गिब्स एनर्जी और ई नॉट सेल, ई सेल और डेल्टा आर जी नॉट, डेल्टा आर जी और के सी, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 5 से 7 नंबर तक दिला सकते हैं। यानी कि ये पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे मार्क्स में आता है, ठीक है, 8 से 9 नंबर में एग्जाम में आ रहा है। तो आपको भी मैं एक दिन ऐसा भी क्लासिफिकेशन वाला भी पोर्शन बताएंगे कि कहाँ से कितने नंबर का आएगा, और वो जो पार्ट है उसमें कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक और लेक्चर होगा, लेकिन अभी आप इसको देखिए। और इसमें हमने कहा कि अगर इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा लेकर के आगे की तरफ प्रमोट करना है, बढ़ना है, तो G इज इक्वल टू 1/r। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं, ये है कंडक्टेंस, ठीक है। वहां तक अभी तक में हमने सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन एक क्वेश्चन बताया, और एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल या 3 नंबर का या 2 नंबर का न्यूमेरिकल, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम कंडक्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने की खूब संभावनाएं हैं। कंडक्टेंस में क्या होता है कि जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा, कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ा, कप्पा पढ़ा, रो पढ़ा, आर पढ़ा, ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी वो सारे फैक्टर्स आपके लिए यूजफुल है। आपको मालूम होना चाहिए कि कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। आप पढ़ते हो तो ओम इनवर्स या साइमन इसकी यूनिट होती है। कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस आर होता है ना। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े। फिर ओम मीटर आपने किसी की यूनिट पढ़ी, साइमन इनवर्स मीटर आपने पढ़ी। तो ये जो आपने यूनिट्स पढ़ी हैं ये आपको बहुत फायदा करेंगी यहाँ पर, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिए। कंडक्टिविटी को आपने कप्पा पढ़ा, तो यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए किसकी क्या यूनिट है। आगे चलते हैं। ये जो पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं इस चार्ट के जस्ट नीचे, आप बुक में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसके अंतर्गत हमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स का क्लासिफिकेशन भी समझाया गया है, और साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से क्लासिफाई किया गया है। लेकिन एक बात और है कि इसी पूरे पोर्शन में जो हमें बहुत बार एग्जाम्स में परेशान कर देती है, उस बात को हम जिक्र करेंगे, वो है सुपर कंडक्टर। यानी कि कहा गया कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बाद। यानी सर्टेन मटेरियल्स called superconductors by definition have zero resistivity और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। यानी ऐसे मटेरियल जिनके अंदर रेजिस्टिविटी जीरो हो और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो। यानी अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई, यानी कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, उसी को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो और जीरो रेजिस्टिविटी हो, उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया, मेटल्स एंड देयर एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर वर नोन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर। कहा गया कि पहले के समय में ऐसे मेटल, कुछ मेटल्स और उनके जो एलॉय हैं, अगर उनको हम लो टेम्परेचर पर रख दे तो वो सुपर कंडक्टर की तरह से ट्रीट किए जाते थे। बट नाउअडेज a number of ceramic materials and mixed oxide are known to be superconductivity at high as 150 केल्विन। यानी कि आज कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको 150 केल्विन टेम्परेचर पर रख दें तो ये क्या होते हैं, यह सुपर कंडक्टर की तरह से ट्रीट किए जा सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये एमसीक्यू का सवाल है, ठीक है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, इसलिए इस पोर्शन को हमने यहां पर आपको समझाया है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बात यहां से एक लाइन और भी है कि जो कंडक्टिविटी है वेरीज अ ग्रेट डील एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द मेजरमेंट्स आर मेड। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है। कहा गया जिस मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है
उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करती है, और उस जगह का टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है इस पर भी डिपेंड करती है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। तो एक दो लाइन यहाँ, एक दो लाइन यहाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ये एकदम सटीक बैठेंगी आपके एग्जाम में, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए, उसके बाद एक आता है कि टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस टॉपिक पढ़ाया गया था। कंडक्टेंस के दो प्रकार होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, एक आयोनिक कंडक्टेंस होता है। तो बेटा इस कंडक्टेंस में जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिकल और जो नेक्स्ट कंडक्टेंस है आयोनिक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है वो मेटल की वजह से होता है। अगर कंडक्टेंस कभी मेटल के थ्रू हो रहा है तो उसे मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और यह कंडक्टेंस जो होता है वह इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम और टेम्परेचर, ठीक है, इन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली है या इनवर्सली है। तो कहा गया इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आयोनिक कंडक्टेंस क्या होता है। आयोनिक कंडक्टेंस में हम पढ़ते द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस, यानी कि जो आयंस की वजह से कहीं पर कंडक्टिविटी हो रही है, करंट का फ्लो पाया जा रहा है, तो उसे हम आयोनिक कंडक्टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, कहा गया कि इसकी कंडक्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो जरा देखिएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, साइज ऑफ आयंस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर। अब देखो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो आयोनिक कंडक्टेंस है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाने पर आयोनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज हमें दो बातें ध्यान रखनी है। यहां पर अभी तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी आप एक प्रोबेबल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को डिफरेंशिएट करिए। शॉर्ट नोट टाइप का एक आध नंबर दो नंबर में ऐसा भी आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, यानी जो कंडक्टिविटी सेल है। हमने बड़े डिटेल में आपको बताया था कि कंडक्टिविटी सेल जो होती है उसका शेप तो जो था ही, लेकिन कंडक्टिविटी सेल के बारे में ये क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी सेल की जरूरत क्यों पड़ी। वो ऊपर की ये दो तीन लाइनों में लिखा गया है, कंडक्टिविटी सेल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर कंडक्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, इसको हम कैसे मेजर करें, इसीलिए हमें कंडक्टिविटी सेल की जरूरत पड़ी। आप इस फॉर्मूले को भली बात जानते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हम कहते हैं 1 बाई रो, जो 1 बाई रो होता है उसको कप्पा कहते हैं। कप्पा मतलब होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर रो है तो रो को 1 बाई के कहेंगे, तो इसीलिए इसे L अपान के ए कहते हैं। तो 1 बाई रो इज इक्वल टू कप्पा, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाई स्मॉल के नोन एज कप्पा, ठीक है। और उसके बाद ये जी स्टार एक नया टर्म आया, जी स्टार का मतलब होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। यह L बाई ए के बराबर होता है, और यहां से हम इसे के आर के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जी स्टार इज इक्वल टू L बाई ए इज इक्वल टू के आर, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का एक छोटा सा टर्म दिया गया, इस पर कोई खास क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जी स्टार इज इक्वल टू के आर, ये फॉर्मूला काम का है आपके। उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है कि डिफाइन द टर्म मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी हम किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको नॉलेज में होगा तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी हम कहते किसे हैं, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक टॉपिक हो गया कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि और भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिए, मोलर कंडक्टिविटी को हम डेल एम लेमडा एम अपान के इज इक्वल टू के अपान सी कहते हैं। तो सी कंसंट्रेशन है, ये कैसे इससे रिलेटेड है ये हमें मालूम होना चाहिए। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल 2.4 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल
2.4 जो दिया गया है, ये एग्जाम्पल बहुत शानदार एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम में आ चुका है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल हम करा भी चुके हैं। ठीक है, ये मतलब ये आप एग्जाम्पल एकदम रेडी कर लीजिए, एग्जाम्पल आने की पूरा 90 से 95% संभावना है इस एग्जाम्पल के आने की। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ये यहां से, जहां से आप देख रहे हैं, यहां से लगा करके ये यहां तक की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने नोट्स में लिखाया भी है आपको कि कौन से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कई बार जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया, क्या आया कि जैसे बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इसका मतलब कि अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो कंडक्टिविटी भी घट जाएगी, चाहे वह वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयोनाइजेशन क्या होता है, प्रॉपर होता है, उसमें पार्शियल होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि डाइल्यूशन के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब पानी अगर हम ऐड करते हैं तो उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है। एक बात ये याद चुकी है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आ चुका है। अगर मान लीजिए डिफाइन करने को आ जाए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करिए, लैम्डा एम नॉट, तो क्या कहोगे, कहा गया कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि अगर किसी की कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, यानी अगर आप ये समझिए कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करती है, तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं और उसे लैम्डा एम नॉट के नाम से डिनोट किया जाता है। यह एक इक्वेशन भी है, इसका भी क्वेश्चन एक आध बार आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफिकल मेथड है, तो छोड़िए आगे चलिए। हाँ, ये अगला टॉपिक आ गया कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। यह स्टेटमेंट आ चुका है डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से आप क्या समझते हैं, या इसका स्टेटमेंट दीजिए। तो जब स्टेटमेंट आएगा तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना होगा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है कि कैटायन और एनायन का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का सम होगा उसके यह बराबर होगा। तो यहां से जैसे ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, अगर आपको निकालना है तो आप सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, उसको आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। फिर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये दो बातें पढ़ी, एक अल्फा है एक के है। अल्फा क्या होता है, अल्फा का मतलब अगर कहीं पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी कि रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको अल्फा निकलेगा, जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। यानी रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको याद होता है इक्विलिब्रियम में ऐसा हम पढ़ते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट के अगर निकालना है तो हम पढ़ते हैं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आपको अल्फा की वैल्यू पता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, इसको उठाकर पुट कर दिया, सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ, ये ध्यान रखें, इसका एप्लीकेशन एक बार शायद एग्जाम में आया हुआ है बेटा, क्या कि इसका यूज क्या है, इससे फायदा क्या है। तो हम कहते हैं इससे फायदा ये है कि इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल आयन। यानी कि अगर हमें इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी दी जाए तो हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। यह कोलरोस लॉ का एक एप्लीकेशन है। और कहा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड है, उस केस में हम उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम के बेसिस पर। यानी कि किसी का अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो, जैसे ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के इसलिए लिखा गया क्योंकि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो कहा गया किसी भी अगर हमें कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है तो भी हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। आइए
ये तीनों एग्जाम्पल याद कर ले, तीनों एग्जाम्पल आ चुके हैं, यानी डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम्पल 2.7 देखिए, इसमें कहा गया कि लेमडा एम नॉट CaCl2 दिया गया, तो आप इसे ब्रेक करेंगे Ca2+ बनेगा और ये Cl- बनेगा। कैटायन एनायन में अगर ब्रेक करेंगे, आगे 2 क्यों लगा दिया, क्योंकि एक कैटायन है दूसरा एनायन है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को जो उसके थे उसको हमने 2 लगाकर रिप्रेजेंट किया है। तो लेमडा नॉट Ca2+ और लेमडा नॉट Cl-, तो आपको ये Ca2+ की वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, और ये Cl- का भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू दी रहेगी। बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। 2.8 की भी कहानी यही है, सेम टू सेम, कि अगर NaCl HCl NaC, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक करके लिखेंगे और किसको किस में ऐड करें किस में सब्ट्रैक्ट करें, बस काटते चले जाएंगे, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। 2.9 ये क्वेश्चन वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस का क्वेश्चन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल आयोडाइजेशन का क्वेश्चन है। तो लेमडा एम अगर निकालना होगा तो K/C कर देंगे, तो K कप्पा है, C कंसंट्रेशन है, कंडक्टिविटी हमें दी गई है, कंसंट्रेशन पता है, तो यानी सॉल्व करके लेमडा एम निकाल लिया। अब लेमडा एम निकल गया तो अल्फा इक्वल लेमडा एम अपान लेमडा एम नॉट, तो लेमडा एम पता हो गया, लेमडा एम नॉट हमें क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 390.5, दोनों को उठाकर पुट किया, ये क्या निकल गया, अल्फा आ गया, और यहां से ये पूरा कट जाएगा यूनिट, तो इसका मतलब अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी यूनिट कोई नहीं होती। उसके बाद आप यहां से सी क्या है, कंसंट्रेशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 - अल्फा ये भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां से के मिल जाएगा। इस के और इस के का अंतर है, ये कप्पा है, कंडक्टिविटी है, और ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस के का मतलब है, तो ये वाला के हमें आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार से हम 2.9 सॉल्व कर लेंगे। ये भाई इसको तो याद रखना है, इंटेक्स क्वेश्चन, हर एक इंटेक्स क्वेश्चन को आप पढ़ करके रखें। ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विथ डाइल्यूशन, ऐसा कहा गया किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन में डिक्रीज क्यों कर जाती है, तो नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, ये ज्यादा होते हैं डाइल्यूशन के दौरान, वो बात आपको लिखनी होगी, तो इसको आप तैयार रखें। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस पे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सबसे पहले हमें से पूछा जाता है फैराडे लॉ। एग्जाम में कई बार आया कि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसका भी स्टेटमेंट आ चुका है, सेकंड लॉ का भी स्टेटमेंट आ चुका है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट और सेकंड लॉ दोनों का स्टेटमेंट आपको रेडी रखना है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, किसी साल फर्स्ट लॉ आया तो किसी साल सेकंड लॉ आ गया, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये दोनों आपके लिए बेहद जरूरी हैं, इसलिए इसको पढ़ें। एक ये फॉर्मूला याद रखें, Q = IT, इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे आते हैं एग्जाम्पल 2.10, ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं और हम आपसे कहेंगे कि इस पर इस तरह के हमने कई टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं बेटा उसको जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज में चल के बताएंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि MnO4 से Mn बन रहा है या Mn2+ बना लिया, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स या फैराडे, कितने ग्राम, ये नंबर ऑफ फैराडे निकालने का जो केस था वो भी एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर हमने ग्राम निकाला, कितने ग्राम कॉपर आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी तो NIOS में ये क्वेश्चन आया था जल्दी, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो मतलब अपने यहाँ तो क्वेश्चन आते ही हैं, और इसमें इस पर 3 तरीके के आसपास क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के लगभग 5 क्वेश्चन जो लास्ट के दिए गए हैं उन्हें वही क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप इसको जरूर करिएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से किसी की इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद कैथोड और एनोड पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से आता है, ठीक है। अब देखिए इंटेक्स क्वेश्चन में ये जो 2.10 है पूछा जा चुका है। कहा गया 0.5 एम्पियर को हम क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं, 2 घंटे तक हमने फ्लो कराया, तो Q = IT आपने पढ़ा ना। तो I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है। तो अगर करंट और टाइम पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज तो निकाल सकते हैं ना, Q = IT। तो Q = IT लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कंसीडर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये तो मतलब आती है।
और ये क्या है, ये तो कुछ नहीं, ये सीधा सीधा रिएक्शन किसका पूछा गया है, ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। यह एक बैलेंस इक्वेशन है, 7 2 14, 6 इलेक्ट्रॉन लगाया गया। अब कहा गया कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7, यानी Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए। तो यहां से Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यहां से निकाल लीजिए, तो यहाँ +6 होगा, यहाँ +3 है, तो ये रिडक्शन हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसी को तो हम लिखते थे, इसका मतलब 3 फैराडे हुआ। 3 फैराडे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा चार्ज इतने कूलम पर मोल। तो 1 फैराडे 96,500 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उतना कूलम पर मोल मिल जाएगा, और जब हमें चार्ज मिल जाएगा तो हम बाकी बात आगे कर सकते हैं। ये तो एक पोर्शन की बात हो गई। अगले नंबर पे आते हैं हम बैटरी पर। बैटरी एक ऐसा टॉपिक है जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं, और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैथोड एनोड का क्वेश्चन पूछा जाता है। बैटरी में आप सिंपल सी बात याद रखिए कि जितनी भी बैटरी आपके यहाँ है, चाहे वो प्राइमरी बैटरी हो, चाहे सेकेंडरी बैटरी हो, चाहे निकल कैडमियम बैटरी हो, चाहे आपका कोई भी बैटरी हो, लेड स्टोरेज का कोई भी केस आपके पास आए, आप सिंपल सी बात याद रखिए, उसका जो सेल रिएक्शन एनोड और कैथोड का है, चाहे ये पहली बैटरी है, इसका एनोड कैथोड का रिएक्शन, दूसरा लैग्रांज के बाद मरकरी सेल है, इसका एनोड कैथोड का रिएक्शन, उसके बाद फिर आपके पास आता है सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी, इसका एनोड कैथोड का रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। उसके बाद फिर हमारे पास ये डायग्राम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास है कैडमियम निकल बैटरी, इसका सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन या तो आप कैथोड एनोड और ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये तीनों बात आपको याद रखनी है। बैटरी में आपका पूरा काम बैटरी का हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं दिक्कत होने वाली है। कैथोड एनोड पर आइए, उसके बाद हम फ्यूल सेल पे चलते हैं। फ्यूल सेल एक ऐसी सेल है जिससे पहले तो कुछ समय से ये डिलीटेड चल रही थी, अभी ये फिर से हमारे सिलेबस में है। फ्यूल सेल से एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब हर साल मान के चलिए कि इसका एप्लीकेशन एग्जाम में आ रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा ये फेमस भी हो गया फ्यूल सेल एप्लीकेशन के मामले में, क्योंकि हर साल एग्जाम में ढकेल के क्वेश्चन दे देता है। कहा गया इसका यूज अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया जाता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा यूज है कि प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। यह क्वेश्चन एमसीक्यू में भी कई बार आ चुका कि क्या सच में अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका उपयोग है, अगर है तो कैसे है, वो बात आपको मालूम। उसके बाद कहा गया प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंसीडर्ड एंड एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट्स। कहा यह गया कि यह वाटर की सप्लाई अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में एस्ट्रोनॉट्स को वाटर की सप्लाई के लिए भी इसका बड़ा उपयोग है, पानी भी ये सप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज, इसके 2 मेजर उपयोग यानी यूजेज हमने आपको बताए, ये 2 इसके सबसे बड़े यूज है, और इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, बस इतना आप याद रखिए, ये 2 यूजेज आप याद रखिए, और ये एग्जाम में पूछे गए यूजेज हैं। और कैथोड एनोड और ओवरऑल सेल रिएक्शन ये आपको याद रखनी है, रट डालिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है बेटा, तो इसलिए यहां से सेल रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको तैयार रखिए। कोरोजन से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आना है। कोरोजन से जब क्वेश्चन भी आएगा तो कोरोजन क्या होता है, शॉर्ट नोट कोरोजन पे आ सकता है, ऐसा केस आ सकता है कोरोजन पर। और कोरोजन से अगर कुछ आए तो चाहे तो आप एक बार इसमें भी कैथोड का एक रिएक्शन जो एनोड का दिया गया है, रफली आप इसे देख लीजिए, या तो कैथोड एनोड छोड़ करके ये ओवरऑल सेल रिएक्शन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बाकी और कुछ इसमें नहीं आपको पढ़ना है। Fe2O3.XH2O को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसे हम केमिकल रस्ट के नाम से भी जानते हैं। कोरोजन के प्रिवेंशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्रिवेंशन के लिए जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम टिन की प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, है ना, वो सारी चीजें आपको मालूम। अब ऑयल ग्रीस और ये सब तेल ये सब बहुत पुराना हो गया, तो वो भी आपको पता हो। उसके बाद आपसे पूछा गया कि हाँ बस आइए जरा एक्सरसाइज की, हाँ एक बात और, बहुत रेयर केस में कभी कभी एक क्वेश्चन आया है, यहाँ कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल इकोनॉमी से रिलेटेड करके है, हाँ हाइड्रोजन इकोनॉमी, थोड़ा सा इसको जरा देख लीजिएगा एक बार, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होता है, शॉर्ट नोट टाइप का कभी एक आध बार आया हुआ है, तो इसको भी जरा देख लीजिए।
बाकी एक्सरसाइज, इसकी जो एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप लगाइएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन है और हमने तो जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं हमने सबको पूरा क्वेश्चन लगाया है। इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन लगवाया, केवल इसीलिए लगवाया था कि ये एक्सरसाइज बहुत काम की है और इस एक्सरसाइज को लगाने के बाद आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, पहला क्वेश्चन का कोई खास मतलब नहीं है, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे, चौथे पर सीधा आ जाओ। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल निकालना सिखाया गया। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि ई नॉट सेल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्थ सेल में ये बताया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट सेल। उसके बाद आप आइए फिफ्थ क्वेश्चन में, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको दिखाया गया है इसमें आपको ईएमएफ निकालने को बताया गया कि आप नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, ई सेल का फॉर्मूला और आंसर पा जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन में आएंगे तो आरजी नॉट और ई नॉट यानी ई नॉट सेल निकालिए और उसके बाद स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए। सेवंथ क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने का क्वेश्चन है। 2.8 इसमें कहा गया 0.20 मोलर केसीएल, ये आपको क्या दिया गया, कंडक्टिविटी दी गई है और आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी जा रही, ठीक है। कहा यह गया कि कंडक्टिविटी आपको दे दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। और आप जानते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी, तो के क्या है, कंडक्टिविटी है, सी क्या है, कंसंट्रेशन है, लैम्डा एम निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी है। सेम टू सेम फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। 2.9 क्वेश्चन आपने जो पढ़ा रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को कंसीडर करके ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद और आ गया ये भी सेम टू सेम वही है, ये भी वही है। ये तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, मोलर और लिमिटिंग का। हाँ, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फैराडे लॉ की, फैराडे लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें ये क्वेश्चंस 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ठीक है, और 16 नंबर। तो 12, 13, 14, 15, 16 लगाइए, 3 नंबर फिक्स कर जाइए, ठीक है। 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15, 16 हमने बताया था ये वाला क्वेश्चन नीट में भी पिछली साल आया हुआ था, ठीक है। कितने फैराडे आएंगे, तो 12, 13, 14, 15 और 16 ये 4 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लिए इसकी प्रैक्टिस, तो आपको फैराडे लॉ से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फैराडे लॉ से आने वाला क्वेश्चन आप पूरा कर ले जाएंगे अगर 12, 13, 14, 15 और 16 नंबर का क्वेश्चन लगाए। 17 नंबर और 18 नंबर का क्वेश्चन लगाने के बाद प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के भी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यानी 17 और 18 नंबर का क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से आता है तो आप कर लेंगे। बैटरी का कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, बैटरी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट जो हमने बताया कैथोड एनोड की रिएक्शन आ सकती है या फिर अपोलो स्पेस प्रोग्राम और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर बेस्ड एप्लीकेशन, फ्यूल सेल का आ सकता है या कोरोजन का ओवरऑल रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि कोरोजन लिखते समय अगर रिएक्शन लिख देंगे तो उसकी मीनिंग अलग ही होगी। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, आपसे डिस्कशन हो रहा था जिस लेक्चर पर, ये आपको जानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम समझाने में सफल हो गए होंगे। और अब खास बात इसकी है कि ये अगर पूरा लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो और समझ में आ चुका होगा तो हम लोग अब नए लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स में फिर दोबारा मिलेंगे और इसी तरह से 40, 45, 50 मिनट के अंदर एक डिस्कशन करेंगे जोरदार तरीके से, जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स। यानी हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का शानदार लेक्चर नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हमारी आपकी बातचीत होगी केमिकल काइनेटिक्स में कि कहां से किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे और एनसीईआरटी की कौन सी लाइन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर बेटा अभी भी डर लग रहा हो, किसी प्रकार का डिमोटिवेशन हो रहा हो, डिप्रेस हो रहे हो, कोई परेशानी नजर आ रही हो, लग रहा हो कि आपसे नहीं होगा, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जो भी हमारे से हेल्प हो सकेगी उसे हम करने के लिए तैयार हैं। मेहनत से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, कहीं कोई भी सफलता की राह में अगर असफल होने का दीदार होने लगे तो भी आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर्स बहुत जरूरी हैं, फोकस करिए। लेकिन अच्छाई इस बात की है कि आपको इस वक्त भी ये लगता होगा कि इस लेक्चर में सब समझ में आ रहा है,
ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट नहीं समझाना है, इंपॉर्टेंट जो बताया गया है उसे पढ़ना भी है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त, और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, जहां पर बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।